आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था अभी। अब हम ये देख रहे हैं कि रूल 37 बी के एक और एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता रहा है कि एक बता रहा है फॉर्म 15 रिक्वायर्ड ही नहीं होगा अगर एक बंदा अपने ही अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा है, जो एक अकाउंट उसका अपनी कंट्री में, एक अकाउंट उसका दूसरी कंट्री में। जो अपनी कंट्री में अकाउंट होगा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, और जो दूसरी कंट्री में होगा नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट में अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है पैसा, और अगर 2.5 लाख तक का पैसा उसने ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसमें 15 रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये कंडीशन आए दोबारा देखते हैं कि एक अगर इंडिविजुअल अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है अपने एक कंट्री के अकाउंट से दूसरे कंट्री के अकाउंट में 2.5 लाख तक का, तब उस केस में फॉर्म 15 रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कर दिया तो फॉर्म 15 रिक्वायर्ड है। ये कंडीशन है, आप एक बार देख लीजिए। फिर हम अगली वाली पे चलते हैं। दो अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट एंड नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। एक कंट्री में और एक दूसरी कंट्री में। नॉन रेजिडेंट अकाउंट है बेसिकली ये। एक अपनी कंट्री के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड ट्रांसफर करें 2.5 लाख तक का, तो 15 रिक्वायर नहीं होगा एक इंडिविजुअल अगर। आइए अगली कंडीशन में चलते हैं। ये फाइनल कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि फॉर्म 15 नहीं रिक्वायर्ड होगा अगर रेमिटेंस जो है, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो इस लिस्ट में कवर हो गई जो रूल 37 बी में दी हुई है, तो वो रेमिटेंस तब फॉर्म 15 रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कौन सी लिस्ट है। ये लिस्ट है बेसिकली कि अगर हमने इंडियन इन्वेस्टमेंट करी है अब्रॉड, इक्विटी या डेट्स, इक्विटी शेयर्स में, डेट सिक्योरिटीज़ में, होली और सब्सिडीज़ में, सब्सिडीज़ हैं, एसोसिएट्स में और रियल एस्टेट में। दूसरा कह रहे हैं कि लोन्स अगर दे दी नॉन रेजिडेंट को तब भी नहीं। तीसरा कह रहे हैं एडवांस पेमेंट कर दिया अगेंस्ट इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट, और इम्पोर्ट उसके बाद इम्पोर्ट्स अगर 5 लाख से कम है, इम्पोर्ट्स डिप्लोमेटिक मिशंस ने करी है, ऑपरेटिंग खर्चे की पेमेंट कर दिया अगर हमने इंडियन शिपिंग कंपनी को जो इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है, इंडियन एयरलाइन कंपनी जो इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है, रेमिटेंस हमने पेमेंट कर दी बिजनेस ट्रैवल के लिए, या अंडर बेसिक ट्रैवल कोटा हमने ट्रैवल की पेमेंट कर दी, पिलग्रिमेज के लिए करिए ट्रैवलिंग की, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करिए, एजुकेशन के लिए करिए ट्रैवल में पेमेंट, और पेमेंट अगर हमने कर दी मेंटेनेंस ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए जो इंडिया के बाहर है, इंडियन एम्बेसी अब्रॉड जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए पेमेंट कर दी रेजिडेंट ने। उसके बाद अगर रेमिटेंस कर दिया फॉरेन एम्बेसी ने इंडिया के अंदर पेमेंट करी है, नॉन रेजिडेंट ने पेमेंट करी है फैमिली मेंटेनेंस के लिए, पर्सनल गिफ्ट्स की पेमेंट करी है टुवर्ड्स डोनेशंस, इस केस में फॉर्म 15 इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली यहाँ यही बता रहा है कि फॉर्म 15 रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर रेमिटेंस कवर्ड है इस लिस्ट के अंदर जो कि रूल 37 बी में दी हुई है। और ये लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये है सारी लिस्ट। इस लिस्ट में अगर कोई भी रेमिटेंस जो बंदा पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, इस लिस्ट में पेमेंट कवर होगी उसकी अगर, तो फॉर्म 15 रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये तो हमने सारे कंसेप्ट्स एंड रूल्स एंड प्रोविजंस कंसिडर कर लिए। चलिए आइए प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं क्या फॉर्म है। आइए पहले फॉर्म 15 देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म 15 के 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और फाइनली पार्ट डी। चलिए अभी जो हमने कंसेप्चुअली पढ़ा उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि यही है कि नहीं यहाँ पे। अब देखिए फॉर्म 15 हमने खोला हुआ है, इसका भाई पार्ट एक का फिलअप करना। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर रेमिटेंसीज का जो टोटल है वो 5 लाख तक है, तब हमें ये वाला फॉर्म पार्ट ए का 15 का पार्ट ए भरना है। देखिए क्या लिखा है ऊपर, पार्ट ए के नीचे ही लिखा हुआ है टोटल रेमिटेंसीज अगर 5 लाख तक है तो ये वाला पार्ट भरना है, पार्ट ए। और यहाँ पे 15 भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। आइए अब पार्ट, और इसमें हमें भरना क्या क्या होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसका नाम, पैन क्या है, टैन क्या है, उसका एड्रेस आना चाहिए, स्टेटस क्या है उसका, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, और जिसको पेमेंट मिल रही है उसका नाम क्या, उसका पैन क्या, उसका एड्रेस आता है, और कितना अमाउंट पे करते हैं, टीडीएस कितना कटता है, और बैंक का नाम क्या, कौन से बैंक से हो रही है पेमेंट, ब्रांच कौन सी बैंक की, किस डेट को रेमिटेंस हो रहा है, रेमिटेंस का नेचर क्या, टीडीएस कितना है, रेट क्या टीडीएस का, जो हमने देखा है अभी फाइनेंस एक्ट के हिसाब से होता है या तो DTAA के हिसाब से होता है, या फिर फाइनली यहाँ पे ये वेरीफाई करते हैं कि जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी सही है और टैक्स भी सही डिडक्ट करा है। नीचे 6 साइन होते हैं यहाँ पे। अब आइए हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में देखिए हमने जब पीछे पढ़ा था अभी 15 का क्या लिखा है कि इधर वही लिखा है कि अगर टोटल रेमिटेंसेस
5 लाख से ज़्यादा हो गए और एसएससी ने ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया 195(2), 195(3) और 197 में, तो पार्ट बी भरना है हमें 15 CA का, और 15 CB भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट हो रही है, जैसा हमने कहा देखा ये पीछे भी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी जनरली नेम ऑफ रेमिटर, जो पेमेंट करो उसका नाम, पैन क्या है, उसका टैन क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेटस रेजिडेंस है कि नहीं, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ रेमिडेंस वही बैंक की डिटेल्स, प्रपोज डेट क्या, अमाउंट ऑफ TDS कितना, रेट ऑफ TDS कितना है, किस डेट को डिडक्ट हुआ TDS, फिर वेरीफाई करते हैं वेरीफाई करते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और सब सही है। और अब आइए पार्ट सी भी हमने पीछे पढ़ाई देखिए क्या लिखा है, वही लिखा है कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ रेमिटेंस 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 15 CB रिक्वायर्ड ही है, कंपलसरी है बेसिकली, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे हमने पढ़ी है कि अगर जब भी पार्ट सी एप्लीकेबल हो गया फॉर्म 15 CA का, तो 15 CB 100% कंपलसरी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वही डिटेल देनी है हमें, वही नेम ऑफ रेमिटर, पैन ऑफ रेमिटर, यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल प्लेस क्या है, एरिया कोड, रेंज कोड, कंप्लीट एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम ऑफ रेजिडेंट, नमिटी, रेजिडेंस स्टेटस, किस कंट्री में रेमिटेंस कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेस क्या, ईमेल एड्रेस, अकाउंटेंट कौन साइन कर रहा है, सर्टिफिकेट किस सर्टिफिकेट की बात हो रही है, फॉर्म 15 CB की कौन साइन कर रहा है, प्रोप्राइटरशिप है या फॉर्म है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है यहाँ पे। और 2 सेक्शन है बेसिकली इसके, दूसरे के रेमिटेंस की इन्फॉर्मेशन और TDS की यहाँ पे आएगी, कौन किस बैंक से हो रहा है, अमाउंट कितना पेबल, TDS कितना करना है, BSR कोड क्या है, और DTA में कोई रिलीफ क्लेम करा है या नहीं करा, उसके अलावा टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, टैक्स कितना डिडक्ट कर रहा है, टैक्स रेट DTA के हिसाब से कितना था, आर्टिकल DTA का क्या है, रेट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से लिया है, DTA के हिसाब से लिया, ये सब है। फिर फाइनली हम बताते हैं कि फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट है, इंडियन करेंसी में कितना है, TDS का रेट कितना है, ये सब बताते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद फाइनली ख़त्म। फिर लास्ट पार्ट में देखा पार्ट डी क्या पढ़ाई हमने कि जब रेमिटेंस जो है वो टैक्सेबल नहीं होता, इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तब पार्ट डी भरते हैं 15 CA का, और फॉर्म 15 CB इस केस में रिक्वायर्ड नहीं होता। बेसिक डिटेल बनना वही, नेम ऑफ रेमिटर, पैन ऑफ रेमिटर, टैन, कंप्लीट एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, नेम ऑफ रिसिपेंट, पैन ऑफ रिसिपेंट, कंप्लीट एड्रेस एंड कंट्री टू विच अमाउंट पेबल कितना है, TDS का रेट कितना है, DTA के हिसाब से फॉरेन करेंसी में कितना है, रेमिटेंस का नेचर क्या है, ये सब ये हमने देख लिया फॉर्म 15 CA जो कि SSC का भरना होता है, जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है। अब आइए वो वाला फॉर्म देखते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को भरना होता है, यानी कि फॉर्म 15 CB। ये देखिए ये है फॉर्म 15 CB जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भरता है। यहाँ पे वो यही कहता है कि मैंने अपना सारा एग्रीमेंट एग्जामिन कर लिया जो 2 बंदों के बीच में हुआ है यानी कि एक जो रेजिडेंट एक कंट्री में होगा, दूसरी कंट्री में, नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वही कि रेमिटेंस भी मैं चेक कर लिया, वो सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो डिटेल देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कि बेनिफिशियरी कौन है रेमिटेंस का, उसकी डिटेल आती है, किस कंट्री में रेमिटेंस कर रहे हैं, करेंसी फॉरेन करेंसी अमाउंट कितना है, बैंक का नाम क्या है, BSR कोड बैंक का, प्रपोज डेट क्या थी, रेमिटेंस का नेचर क्या है एग्रीमेंट के हिसाब से, टैक्सेबिलिटी क्या है, DTA के बगैर या उसके साथ रेमिटेंस इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, तो कितना टैक्सेबल है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स कितनी है, टैक्सेबल इनकम किस बेस पर डिटरमाइन करी आपने, रेलेवेंट DTA का आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, रेलेवेंट आर्टिकल DTAA का बताओ, उसको टैक्स लायबिलिटी कितनी है DTAA के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में, आर्टिकल DTAA का बताते हैं यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हो रहा है, रेमिटेंस अगर कैपिटल गेन के रिलेशन में है तो ये बताना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ TDS कितना, अमाउंट ऑफ TDS कितना, फॉरेन करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी यानी अपनी कंट्री की करेंसी में रेमिटेंस आफ्टर TDS कितना हो रहा है। एंड फाइनली वो नीचे में सर्टिफिकेट साइन करता है, पता कंफर्म करता है कि जो भी रेमिटेंस हो रहा है वो मैंने एग्रीमेंट एग्जामिन कर लिया है, वो प्रॉपर्ली सही है, उस पर टैक्स भी कट चुका है, ये है। तो ये हमने 2 फॉर्म देख लिए। बेसिकली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको सिर्फ फॉर्म 15 CB भरना होता है, क्योंकि 15 CA जो होता है वो SSC भरता है, यानी कि जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है। तो हमारे अगर जो भी टैक्स के पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको 15 CB की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, 15 CA SSC का भरना होता है। फाइनली एक फॉर्म रह गया 15 CC, ये भी देख लेते हैं। आइए फॉर्म 15 CC में यही कह रहा है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करानी होती है ऑथराइज डीलर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि जो भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, देखिए वो लिखा है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में जो भी रेमिटेंस हुआ है उसकी डिटेल आएगी। ऑथराइज डीलर जैसे हमने एग्जांपल बैंक का लिया था, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर बता दीजिए, रेमिटर का नाम, कौन पेमेंट कर रहा है, उसका पैन नाम, जिसको पेमेंट हो उसका नाम क्या है, उसका पैन, अमाउंट कितना रेमिटेंस का, और उसके बाद किस कंट्री में कर रहे हो रेमिटेंस, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह किस कंट्री में कर रहे हो, उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि मैंने सब वेरीफाई कर लिया, सारी नॉलेज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड सारी ऊपर इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। तो बेसिकली ये होते हैं फॉर्म 15 CC। 3 फॉर्म्स आपको आने चाहिए, फॉर्म 15 CA, 15 CB, 15 CC।
तो अगर आपको कोई भी इस डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तीनों फॉर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक CA फाइनल का स्टूडेंट ही हूँ। मैं आर्टिकलशिप मेरी अभी कंटिन्यूइंग है फॉर 3 इयर्स, तो डेट्स और 15 CA CBCC का बहुत काम होता है वहाँ पे। और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके शेयर करनी चाहिए। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो इस फॉर्म को भरने में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी और स्टूडेंट को जो कि आर्टिकलशिप कर रहा है, तो वो ये वीडियो देख ले, उसको पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।